75,000 और MBBS और PG की सीट्स हम बढ़ाएंगे। अब हमने एक अप्रोच बदली, एक दृष्टिकोण बदला और हमारे लिए हेल्थ एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर बन चुका है। तो आज 4.5 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हम 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दे रहे हैं। आजकल माता पिता या परिवार में बड़े बुजुर्ग जो हैं, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में कोई मोबाइल या टैबलेट पकड़ा देते हैं। सोशल मीडिया पे जाता है तो उसमें क्या वो किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, नेगेटिव कंटेंट है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है। आपको आजकल दिखेगा कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये यंग एडल्ट्स में या छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग टूल्स सबसे पहले सही करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बात है कि कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में जनरेट हो। देश में एक बड़ी आबादी है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम महत्व नहीं देते हैं। नमस्ते, मैं जागरण प्राइम से संदीप राजवाड़े। आज हम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के साथ हैं। भारत सरकार में या भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान हेल्थ को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके काफ़ी प्रगति हुई है। आज मैम से जानेंगे किस तरह की प्रगति हुई है, किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह आज स्वास्थ्य सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। मैम, पहले तो आपका स्वागत है जागरण प्राइम में। मैम, जैसे सेहत को लेके बहुत सारे लोगों के जुड़ाव हैं, हर उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे उससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने किस तरह की प्रगति की है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को आप कैसे आंकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारी सरकार आने के बाद से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। क्योंकि पहले जब हम स्वास्थ्य की बात करते थे तो हम स्वास्थ्य को क्यूरेटिव नज़रिए से देखते थे, बीमार आदमी को ठीक करना है, स्वस्थ करना है। अब हमने एक अप्रोच बदली, एक दृष्टिकोण बदला और हमारे लिए हेल्थ एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर बन चुका है। यानी स्वास्थ्य सिर्फ क्यूरेटिव नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव, ये एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर का अप्रोच जो है अब स्वास्थ्य में आया है। दूसरी बात, हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं। यानी जो हेल्थ केयर है वो क्वालिटी हो, अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो सारे ही नागरिकों के लिए। और ये हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की है उसका उद्देश्य है। और इसके साथ ही हमने इसको इंश्योर किया कि जो हमारे रोगी हैं उन पर किसी तरीके के कोई फाइनेंशियल हार्डशिप्स, कोई वित्तीय इस पर बर्डन ना आए। तो इसको जब लेकर हम चले तो हम आयुष्मान भारत, हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, उसे लेकर आए। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने एक तरफ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की। देश में आज 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और इसमें हम लगातार पेशेंट्स को 12 सर्विसेज के पैकेज के माध्यम से बेहतर किस्म की प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहे हैं। दूसरी तरफ PMJ जैसी योजनाएं लेकर आए, जिसमें आप जानते हैं कि देश की आबादी का जो बॉटम 40% है, यानी निचला 40% जो गरीब आबादी है, उसको बेहतर सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर हमने दिया। और अभी हमारी सरकार ने इसमें जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, जो हम कहते हैं कि देश के सीनियर सिटीजन्स हैं, 70 साल या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास आज कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रह जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी जिनका सामान्य मरीजों से ज़्यादा होता है, उनको भी हमने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। तो आज 4.5 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हम 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि बेहतर से बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के संदर्भ में नागरिकों को कैसे मिल सके। साथ में हमने ये कोशिश भी की कि जो हमारा मैन पावर है, हेल्थ केयर मैन पावर है, वो भी बढ़े। और उसके लिए हमारी सरकार आने के बाद से हमने लगातार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वृद्धि की। 2014 से पहले देखें तो 387 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 780 के करीब हो गए। तो 101% इंक्रीज मेडिकल कॉलेजेस में हुई। नए डॉक्टर्स अब मिलेंगे हमारे देश को। और इसके साथ ही जो हमारी UG और PG की सीट्स हैं उसमें वृद्धि हुई। 130% वृद्धि MBBS की सीटों में हुई और 135% की वृद्धि PG सीट्स में हुई। और आगे भी
प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से घोषणा की कि 75,000 और MBBS और PG की सीट्स हम बढ़ाएंगे। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं, सेवाओं में भी सुधार ला रहे हैं और मैन पावर को भी बढ़ा रहे हैं, और हर तरीके से कोशिश है कि एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार हो और नागरिकों तक बेहतर और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। जी, आपने सही बोला कि मतलब दुनिया में से भी आयुष्मान जो योजना है सबसे बड़ी योजना है अब, क्योंकि उसमें लगभग 55 या 60 करोड़ की आबादी कवर होती है। उसी से जुड़ा है कि मेट्रो शहरों से लेकर जो कस्बों और गांव तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और सुगम बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? योजनाएं तो बहुत सारी हैं। देखिए, हमारे स्वास्थ्य के ढांचे को अगर आप नज़र डालें तो ये 3 टायर है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है। जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हों या हमारे अर्बन क्षेत्र हों, हर जगह हमारे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC और CHC, इनके माध्यम से हम प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दे रहे हैं, और बड़े अस्पताल हमारे टर्शरी हेल्थ केयर के लिए बनाए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो खास तौर से आज जो 12 सर्विसेज का पैकेज ज़मीनी स्तर पे मिल रहा है, उससे एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर हमारे आम नागरिकों को मुहैया हुई है। यानी हमने अपग्रेड किया है और एक नई अप्रोच उसमें लाने का काम किया है। अब जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं एक सर्विस का जिक्र करना चाहूँगी कि कैंसर है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनका बर्डन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो जो 12 सर्विस का पैकेज हम देते हैं, उसमें जहाँ कम्युनिटी निवास करती है उनके घर के समीप एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अगर उनके डायबिटीज़ की जांच हो जाए, अगर हाइपरटेंशन की जांच हो जाए, और जो कॉमन कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसकी अगर जांच हो जाए और यदि कोई रोगी आइडेंटिफाई होता है तो उसे हम तुरंत रेफर करें किसी हायर फैसिलिटी में, तो ये एक बड़ी सुविधा है जो आज लोगों को अपने घर के समीप मिल रही है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आज ग्रामीण क्षेत्रों में आया है। भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। इंद्रधनुष योजनाओं से टीकाकरण बढ़ा है, तो इसका श्रेय किसे देती हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयास रहे, उससे चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, इसमें सब में सुधार देखने को मिला है। आप अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप हमें इसको लेस देन 100 पर लाख लाइफ बर्थ्स पे लाना था। तो जब ये कुछ वर्ष पहले तक 130 हुआ करती थी पर लाख लाइफ बर्थ्स, आज वो घटकर 97 पर लाख लाइफ बर्थ्स आ चुकी है। इसी प्रकार नियोनेटल मोर्टेलिटी को देखिए आप, तो ये हमारी 24 पर 1000 लाइफ बर्थ से घटकर 20 आ चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हमारा, वो 34 से घटकर आज 28 पे आ चुका है। और अगर हम बात करें अपने अंडर 5 मोर्टेलिटी की, तो ये 39 से घटकर 32 पर आ चुका है। तो ये सारे जो आपको आंकड़े मिल रहे हैं, ये जो सुधार मिल रहा है, ये जो हमने लगातार गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो प्रयास किए अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला के, जैसे NHM के तहत हम RMN-CAH चलाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन। इसमें हम राज्यों को फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तन आज देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को लगातार ANC चेकअप्स की सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को महिलाओं को स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिल रही हैं। एक स्पेशलिस्ट के पास, एक विशेषज्ञ के पास जाके वो कंसल्ट कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इन सारी योजनाओं के माध्यम से एक सिक इन्फेंट का ध्यान रखना हो या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना हो, और इसके साथ जो हमने अपने और तमाम कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन के चला रखे हैं, इससे हमने ये जो लक्ष्य हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी से लेकर अंडर 5 मोर्टेलिटी या IMR या MMR के हैं, इसमें हम काफ़ी हद तक सुधार कर पाए हैं। जी,
ये बड़ा कंसर्न क्वेश्चन है जुड़ा हुआ कि जैसे कोविड का असर, मैम कैंसर या हार्ट अटैक की बीमारियां भारत में तेजी से बढ़े हैं, खासकर युवाओं में, तो इसके पीछे जो बढ़ने के कारण क्या मानती है और इसके रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार कुछ ऐसी नई योजनाएं बना रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि कैंसर एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके लिए भारत सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में जनरेट हो, और ये काम निरंतर चलता है। कैंसर को लेकर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई तमाम हमारे ऐसे कारक होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को निरंतर जागरूक करते रहते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, या शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, या हमारी अनहेल्दी डाइट है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, और कैंसर उनमें से एक है। तो एक तो बड़े पैमाने पर इसको लेकर एक जागरूकता समाज में लाना, जिसके लिए हमारे आईईसी एक्टिविटीज़ होते हैं, और हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा है, एएनएम हैं, और जितने भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, इसके बारे में निरंतर अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं कि वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, किसी पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन कर सकें, और उसको ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र कर सकें। ये सारी सुविधाएं हमारी निरंतर चलती रहती हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है। अभी मैंने आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी एक उदाहरण दिया था कि हमने कितने ग्रास रूट लेवल पे जाकर कैंसर की जांच शुरू कर दी है, और जितने भी हमारे एलिजिबल पॉपुलेशन है, 30 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, उन्हें हम एलिजिबल मानते हैं। तो एनसीडी के पोर्टल पे उनका हम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करते हैं, और उसके बाद हम फॉलोअप करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ये जो 30 प्लस के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से ही टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रोकथाम में सफल हो सकें। मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन आज जो हेल्थ के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्या मोबाइल या सोशल मीडिया को आप कारण मानती हैं? आजकल माता पिता या परिवार में बड़े बुजुर्ग जो हैं, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में कोई मोबाइल या टैबलेट पकड़ा देते हैं। अब अगर बहुत छोटा बच्चा है तो स्क्रीन पर कुछ भी वो देखता रहेगा। थोड़ा सा बड़ा टीनेजर है या यंग एडल्ट है तो वो सोशल मीडिया पे जाएगा। सोशल मीडिया पे जाता है तो उसमें क्या वो किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, नेगेटिव कंटेंट है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है। और बच्चों के, छोटे बच्चे जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चों के असर ये हो रहा है कि एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरा उनके जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो भी कम हो जाते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं वो आसपास परिवार में या और लोगों से। इसके अलावा जो हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो भी घटता है, उनका रीडिंग टाइम भी घटता है, और ये सारी चीज़ों का ब्रेन पर बहुत इम्पैक्ट होता है। क्योंकि बच्चों के ब्रेन में क्या होता है कि एक तो उनकी कंसंट्रेशन की पावर प्रभावित होती है, उनकी पुअर मेमोरी की समस्या हो जाती है, और सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से हम ये भी देखते हैं कि हाइटेंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है। तो बच्चों के अंदर बहुत, आपको आजकल देखेगा कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये यंग एडल्ट्स में या छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग टूल्स सबसे पहले सही करने की ज़रूरत है कि माता पिता बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में कोई मोबाइल या टैबलेट ना दें, और देते भी हैं तो टाइम उसका नियंत्रित होना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी इसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उससे बड़े बच्चे हैं तो 1 घंटा या एट दी मोस्ट, पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटा, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बजाय इसके जो समय बचता है बच्चों का फ्री टाइम, उसमें उन्हें किसी आउटडोर एक्टिविटी में लगाने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स में लगाने की ज़रूरत है, उनके कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हैं उसमें लगाने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी फेस टू फेस इंटरेक्शंस बढ़ाने चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की पर्सनैलिटी भी बेहतर ग्रो करती है, ब्रेन का कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट भी बैलेंस्ड होता है, और जिस तरीके की समस्याएं हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर वो नहीं आती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं मेंटल हेल्थ को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि आज देश में एक बड़ी आबादी है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जब हमने किया तो 10.6% हमारी ऐसी आबादी निकल के आती है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम महत्व नहीं देते हैं, बीमारी उनसे नहीं जुड़ा समझते, हुआ बहुत स्टिग्मा होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे शरीर का कोई अंग बीमार पड़ सकता है, दिमाग भी शरीर का अंग है, उसमें भी तकलीफ हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है, ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है। और भारत सरकार इसके लिए एक पूरा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है। और उसके तहत हम बहुत सारी आईईसी एक्टिविटीज़ करके लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। और ऐसे जो भी रोगी हैं या जिनको इसकी कोई भी समस्या है, उनके लिए हमने तमाम प्रबंध भी किए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ का पूरा एक टीम होता है, उन सुविधाओं को वो ले सकते हैं। 716 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इसके प्रबंध किए हैं। इसके साथ ही हमने एक डिजिटल आर्म भी डेवलप किया है, जिसे हम कहते हैं टेलीमानस। और टेलीमानस के ज़रिए एक नेशनल हेल्पलाइन है। हमारे जो भी देश के अंदर ऐसे नागरिक हैं जो किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, उनको टेलीमानस की ये जो सुविधा है, डिजिटल सुविधा है, इसका उपयोग करना चाहिए। किसी से वो बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और अगर आवश्यकता है तो उन्हें रेफ़र किया जाता है एक स्पेशलिस्ट के पास। तो ये एक 24/7 एक फैसिलिटी है जो हमारे सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विकसित की है। और मुझे लगता है कि अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी हम चुस्त दुरुस्त रखें, और उसके लिए कहीं आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार आपके साथ है, तमाम सुविधाओं का आप उपयोग करें। चलिए, थैंक यू। तो अभी हम केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मैम से बात कर रहे थे। जिन्होंने भारत सरकार की जो स्वास्थ्य को लेकर ग्राउंड लेवल में चलाई जा रही योजनाओं, उसके जो लाभ मिल रहे हैं लोगों को, कितने कवरेज हो रहे हैं, और आधुनिक जो बच्चों पे मोबाइल की लत हो या मेंटल हेल्थ तक की बात की और विस्तृत रूप से बताया। तो मैम, आपका धन्यवाद और नव वर्ष की बहुत सारी बधाई आपको। भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।